कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा झारखंड में कल देखा गया, जहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियाँ बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने को कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था, मेरी टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई। कल रात भी हमारी टीम वहाँ पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी, और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है, जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज के काफी स्तर से सवाल हो रहा है कि अभिषेक बच्चन और उनकी टीम रांची कब जाएंगी, झारखंड कब जाने वाली? टीम तो जा चुकी है, हमारी टीम वहां पर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महतो है, जो 9 दिनों से अनशन पर है। लेकिन आप कब जाएंगे, ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम करे उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स है उनसे। हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है। उमर खालिद की कल एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है बैकवर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज द पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या आप पढ़ने वाले हैं बुक? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात हो रही है, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है, तो मुझे लगता है तो हम सभी को उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में आप क्या कहना? नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इतने 80 सालों के बाद भी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 80 सालों के बाद भी हमारे जो गांव के स्कूल है या हमारे जो गांव है वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय किन लोगों के साथ हुआ है, आदिवासी लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि उनके जो जंगल होता है, जमीन होती है, वो छीनी जाती है, उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनसे जंगल जमीन को आप लोग उनसे छीन लेते हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या देते हो? तो आदिवासियों का अधिकार कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक सिक्योर्ड फ्यूचर देने में फेल हो चुके हैं एज अ सोसाइटी। और हम कहीं ना कहीं उनको अपने जो एक मॉडर्न इंडिया है उसमें भी हम उनको जगह नहीं दे पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनको अलग रखा जाता है। 15 अगस्त के लिए आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर आपने बात की, एजुकेशन सिस्टम पे आपने सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि मैंने कहा कि देश को 80 साल होने को आ रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन 80 साल बाद भी इस देश में जो सरकारी स्कूल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, वो सरकारी स्कूल आज भी ऐसे जैसे पता नहीं वो 50-60 साल पुराने हो। कहीं से भी उन पर कोई काम नहीं किया गया है, और काम करना तो छोड़िए, बंद करने पर उतालू हो चुकी है सरकार। मतलब 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए पूरे देश में पिछले 10 साल में। और दूसरी तरफ डिमोनेटाइजेशन के बाद हेडक्वार्टर खोले गए हर जिले में, उससे मन नहीं भरा तो नया पार्लियामेंट बना दिया, उससे मन नहीं भरा तो नया PM हाउस बना दिया। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं किसान और मजदूरों के लिए, उनके लिए ऐसे स्कूल क्यों नहीं बना पाए
जिस एक्साइटमेंट से आपने पार्लियामेंट, पीएम हाउस, हेडक्वार्टर्स बना दिए, क्या जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो किसान और मजदूरों के बच्चे हैं, क्या आप उनको इस देश का भविष्य नहीं मानते? क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इस देश में वही सारी चीजें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो इन सभी राजनेताओं के बच्चों को मिलती है? तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के लिए और खास करके ग्रामीण हिस्सों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हम 15 अगस्त के बाद जो फोकस है पूरे समाज का, वो हमारे ग्रामीण इलाकों पर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेज। आप 15 अगस्त को हिंगोली भी जाने वाले हैं? जी, मैं खुद अपने गांव जाऊंगा। वहां पर मैं अपने गांव के सरपंच से और अपने जितने भी गांव वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज हम सब साथ में मिलकर जो गांव का सरकारी स्कूल है उसे ठीक करते हैं, ताकि गांव में जो बच्चे हैं उन्हें भी वही फैसिलिटीज मिले जो एक सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। कल तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे जो आपसे मिले थे, स्टूडेंट थे कोयम्बटूर से और चेन्नई से, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपने उनसे बात की, क्या लगता है आप जाने वाले किस तरीके जी, उसका भी हमारा चल रहा है कि, लेकिन मेरी जो वहाँ पर लोग हैं उनसे बात हुई, वो जंतर मंतर पर भी आए थे। तो मणिरत्नम जी जो है उनकी खुद की बहन ने सुसाइड करी थी नीट के कारण, तो वो जंतर मंतर भी आए थे। और मुझे जैसे ही कल पता चला कि वो तमिलनाडु में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो कल मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा कि आपकी पूरी तरह हम साथ हैं और हमारी जो तमिलनाडु की टीम है वो वहाँ पर पूरा टाइम रहेगी उनके साथ, और आगे आने पर हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो जो भी आंदोलन हो रहे स्टूडेंट्स की, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहाँ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, जहाँ स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। परसिमन बिल आने वाला है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को उस हिसाब से लोगों की आशंका है कि उससे खतरा होने वाला है परसिमन बिल पास होने पर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो 2024 में मेजोरिटी के नीचे सीटें आई है, उसके बाद जानबूझकर कुछ ऐसे चीज़ें की जा रही है कि किस तरह मेजोरिटी सिक्योर कर सके, तो उस पर तो मैं अभी यही कहूँगा। अभिजित काय सांगाल, झारखंडमध्ये परिस्थिती कुठे ना कुठेतरी बिघडतीये. तर काल वॉटर जे आहे पाणी मारण्यात आलं विद्यार्थ्यांवरती आणि अजूनही आंदोलन जे आहे हे तीव्रता बघायला मिळते. नाही, वॉटर कॅनन गनने वॉटर कॅनन नव्हत्या, त्या टीअर गॅस सुद्धा वापरल्या, लाठीचार्ज सुद्धा केलाय. काल रात्री देवेंद्र महातो सोबत माझं बोलणं झालेलं आहे, मी त्यांना फोन केलेला होता आणि तेव्हा त्यांची जी सिच्युएशन होती अतिशय वाईट होती. त्यांनी जे मला सांगितलं ते हे आहे की पोलिसांनी त्यांच्यावरही लाठीचार्ज केलेला आहे. जे देवेंद्र महातो स्वतः 9 दिवसापासून अनशनवर होते, उपोषणावर होते आणि त्यांनाही पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आहे. त्यांना आता चेस्ट पेनही होते आणि त्यांच्यासाठी माझ्या म्हणजे एकदमच वाईट वाटलं मला त्यांच्यासोबत बोलून की कसं काय ही सरकार अशा विद्यार्थ्यांसोबत असं करू शकते. झारखंड असो किंवा जंतर मंतर असो, कुठलीही सरकार असो, विद्यार्थ्यांना या प्रकारची वागणूक का देण्यात येते मला समजत नाही. कारण की जेव्हा एखादी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करते तेव्हा तुम्ही लाठीचार्ज करत नाही, तेव्हा तुम्ही टीअर गॅसचा वापर करत नाही. पण जेव्हा या देशातले विद्यार्थी प्रोटेस्ट करतायत, जंतर मंतर असो किंवा झारखंड असो, तेव्हा तुम्ही टीअर गॅस आणि लाठीचार्ज करताय, तर हे तर अजिबातच झालं नाही पाहिजे. दिस इज व्हेरी व्हेरी सॅड व्हॉट हॅज हॅपन इन झारखंड येस्टरडे. आणि आम्ही पूर्णपणे झारखंडचे स्टुडंट्स जे प्रोटेस्ट करतायत त्यांच्यासोबत आहे, त्यांच्या ज्या काही डिमांड्स आहे त्यांचं आम्ही पूर्णपणे समर्थन करतो. काल देवेंद्र महातोंनाही मी हेच सांगितलंय. तुम्ही स्वतः तिथं जाणार आहात, त्याच्यामुळे मोठ्या वर्गाची अशी मागणी आहे किंवा असं एक विरोधाभासी टीका सुद्धा केली जाते की तुम्ही तिथं का जात नाही. हे बघा, देवेंद्र महातो झारखंडमध्ये जे चालू आहे त्याचे ते लीडर आहेत आणि त्या प्रकारे त्यांनी नेतृत्व केलेले या मुव्हमेंटचं ते खूप चांगल्या प्रकारे केलेले त्यांनी. आणि आमची टीम त्यांना तिथं आहे, आमची टीम त्यांचं समर्थन करते, त्यांना जी काही मदत लागते ती करते. काल हॉस्पिटलमध्ये पण आमची पूर्ण वेळ त्यांच्यासोबत आमची टीम थांबलेली होती. आज सकाळी माझ्या टीमसोबत कॉल झाला, मी त्यांची माहिती घेतली, म्हणलं आता देवेंद्रभाईची तब्येत कशी आहे कशी नाही. आमचा उद्देश हा आहे की जास्तीत जास्त लोक कसे पुढे येतील, नवीन स्टुडंट्स चेहरे कसे इस्टॅब्लिश होतील ते आहे. देवेंद्र महातो इज द लीडर अँड वी वॉन्ट हिम टू बी द लीडर. तिथं जाऊन आम्हाला हायजॅक नाही करायचं आहे. त्यासाठी आम्ही जी आमची टीम आहे ती पाठवलेली आहे आणि देवेंद्र महातो यांच्यासोबत आम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. सर, 15 ऑगस्ट काल तुम्ही एक स्वतः घोषणा केलेली आहे. 15 ऑगस्ट पासून तुम्ही खासगी शाळांसंदर्भामध्ये एक वेगळं धोरण स्वीकारणार आहात, काय नेमकं आहे? मागच्या 80 वर्षात आपल्या देशाला आता स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्ष होत आहेत, पण 80 वर्षानंतरही आपल्या देशातल्या ज्या शाळा आहेत, खास करून ज्या ग्रामीण भागातल्या शाळा आहेत, अतिशय वाईट कंडिशन आहे त्यांची, कोणीच लक्ष दिलेलं नाहीये. या देशात म्हणजे आपण पाहिले की कसे नोटबंदीनंतर हेडक्वार्टर बांधण्यात आले, आता नवीन पार्लिमेंट बांधण्यात आली, नवीन पीएम हाऊस बांधण्यात आलं.
पण शाळांचं काय? जे ग्रामीण भागातले शेतकऱ्यांचे मुलं असू द्या, मजुरांचे मुलं असू द्या, काय ते या देशाचे भविष्य नाहीये? काय सरकार यांना त्या मुलांना या देशाचं भविष्य म्हणून बघत नाही का? तर कुठं ना कुठं आम्हाला असं म्हणायचं आहे किंवा आम्हाला असं वाटतं की आता 80 वर्ष होत आले, तर या 80व्या वर्षाची सुरुवात जी आपण केली पाहिजे ती ग्रामीण भागातल्या सरकारी शाळांना नीट करून सुधारून केली पाहिजे, कारण की त्याच्याशिवाय आपला देश पूर्णपणे विकसित होऊ नाही शकत. कारण की मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन द विलेज. तर तुम्ही त्या मुलांना इग्नोर करून त्या देशाचा विकास नाही करू शकत. पण यात तुम्ही सुद्धा हिंगोलीत सहभाग व्हाल कधी जाणार? मी स्वतः हिंगोलीला 15 तारखेला सकाळी जाणार आहे आणि मी तिथे जाऊन तिथलच्या सरपंचांना विनंती करणार आहे. जे माझं गाव आहे संतूक पिंपरी, मी तिथे जाणार आहे. सरपंचांना विनंती करणार आहे, गावकऱ्यांना विनंती करणार आहे की सगळ्यांनी एकत्र येऊन जी गावात शाळा आहे त्या शाळेची सुधारणा केली पाहिजे, जेणेकरून जे मुलं मुली तिथे जातात त्यांना सगळ्या सुविधा भेटल्या पाहिजे. खाजगी शाळांची वारेमाफी झाली हे तुम्ही प्रेसमध्ये बोलून दाखवलं. यावर काय धोरण ठरलं का? फीस कमी कशी करता येईल? फीसवर कॅप लागला पाहिजे. त्याच्यावर आम्ही एक आमची पॉलिसीची जी टीम आहे त्याच्यावर काम करतीच आहे. पण प्रायव्हेट ज्या स्कूल्स आहेत त्या 1-1.5 लाख घेऊ नाही शकत पहिली आणि दुसरीच्या क्लाससाठी. असं काय शिकवता तुम्ही जगा वेगळं की तुम्ही 1-1.5 लाख घेताय? तेवढी तर म्हणजे जे पालक आहेत त्यांची थोडी इन्कम नाहीये. तुम्ही 1-1.5 लाख एका वर्षाचे घेतायत. कशाचे घेतायत तुम्ही? ABCD शिकवायचे 1-1.5 लाख घेणार आहे तुम्ही. तर प्रायव्हेट स्कूल्सवर कॅप लागला पाहिजे. आणि जी काही लूटमार चालू आहे शिक्षणाच्या नावाखाली, शिक्षण हा फंडामेंटल राईट आहे, बिझनेस नाहीये. हे जेही लोक इन्स्टिट्यूशन्स चालवत आहेत, प्रायव्हेट स्कूल चालवत आहेत, हे त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे. आणि जे मिडल क्लास आहे, लोअर मिडल क्लास आहे किंवा गरीब लोक आहेत त्यांची अशी लूटमार करू नये. तुम्हाला शिक्षण मुलांना द्यायचं आहे तर धंदा म्हणून देऊ नका, विद्या म्हणून द्या. आणखी हे जे शाळांबद्दलचं धोरण तुम्ही म्हणता, याच्यामध्ये तुम्ही सरकारला जे प्रस्ताव देणार आहात की स्वतःच्या स्तरावर NGOच्या मदतीने, गावकऱ्याच्या मदतीने हे सगळा बदल आणणार? सरकारलाही प्रस्ताव देऊ, पण आम्हाला असं वाटतंय की सध्या कलेक्टिव्ह ऍक्शनची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही जेवढी सिव्हिल सोसायटीजचे मेंबर आहे, गावकरी आहे, सगळ्यांना सोबत घेऊ. आणि गावाचा विकास गरजेचा आहे जर देशाचा विकास करायचा आहे तर.